जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप उन्हें अवश्य कर कराएंगे। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें। तो पहला प्रश्न क्या है? पूर्व वाचन गतिविधि इतस्य प्रमुख उद्देश्य अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है पूर्व वाचन गतिविधि इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्राणाम ज्ञान वृद्धि, छात्रों में ज्ञान की वृद्धि, पाठे रुचि वर्धनम, पाठ में रुचि को बढ़ाना, आनंद प्रदानाम अनुभवनाम ज्ञानम, आनंद प्रदान और अनुभवों का ज्ञान, नूतन शब्दानाम पाठनम अर्थात नए शब्दों को पढ़ना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पूर्व वाचन गतिविधि इसका प्रमुख उद्देश्य होता है पाठ में रुचि को बढ़ाना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है भैया? सारांश लेखनम, व्याकरण अभ्यासः, वाचन अभ्यासः, टिप्पणी स्वीकारणम। देखिए, व्याकरण का अभ्यास और वाचन का अभ्यास और टिप्पणी को स्वीकार करना ये लेखन कौशल के लिए, अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है सारांश लेखन। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारांश में क्या है, संपूर्ण अनुच्छेद का कम शब्दों में भाव स्पष्टीकरण हो जाता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। पाठ्य चर्चायाः ऊर्ध्वगामी प्रतिमानम इत्येन अभिप्रायः अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है साथियों पाठ्यचर्या में ऊर्ध्वगामी प्रतिमान, इससे क्या अभिप्राय है? इत्येन अभिप्राय अस्ति, इससे क्या अभिप्राय है? तो भैया ऊर्ध्वगामी प्रतिमानम इसका पाठ्यचर्या में अभिप्राय क्या होता है साथियों कि छात्रः मुक्त वातावरणे वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु भागं स्वीकृत्य पठेयुः। अर्थात इसका अर्थ हुआ छात्र मुक्त वातावरण में वैविध्यपूर्ण गतिविधियों में भाग लेकर उन्हें स्वीकार के साथ पढ़ें। क्या बोला मैंने? छात्र मुक्त वातावरण में वैविध्यपूर्ण गतिविधियों में भाग लेकर पढ़ें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। पाठ्यचर्या विकासस्य सोपानक्रमः अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ पाठ्यचर्या विकास के सोपान क्रम है। बताना है पाठ्यचर्या विकास के सोपान क्रम क्या है। तो देखिए भैया, सबसे पहला क्या होता है, ऑप्शन सी में हम यहाँ पर देखें ऑप्शन बी में आवश्यकता विश्लेषणम, लक्ष्य निर्धारणम, पाठ्य वस्तु चयनम, आकलन च। अर्थात इसका अर्थ हुआ आवश्यकता का विश्लेषण, ठीक है, लक्ष्य का निर्धारण और पाठ्य वस्तु के चयन का आकलन करना, ये पाठ्यचर्या विकास के सोपान क्रम होते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या है, आवश्यकता विश्लेषण, फिर लक्ष्य निर्धारण और पाठ्य वस्तु के चयन का आकलन करना। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमतायाः आकलनार्थम प्रभावशाली विधि अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ प्राथमिक स्तर पर वाचन क्षमता के आकलन के लिए प्रभावशाली विधि है। बताना है प्राथमिक स्तर पर वाचन क्षमता के आकलन के लिए प्रभावशाली विधि कौन सी है। तो यहाँ पर देखें भैया, ऑप्शन डी में कहा गया है शब्दार्थ मधिकृत भाषा क्रीड़ा। अर्थात क्या है, इसका अर्थ हुआ शब्दों के अर्थ को ग्रहण कर भाषागत क्रीड़ा करना। क्या है? शब्दों के अर्थ को ग्रहण कर उनके साथ भाषा क्रीड़ा करना। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर साथ जो हो जाएगा।
और इस टाइप के साथ जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है भाषा अर्जनेन संबद्धम अस्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ भाषा अर्जन संबद्ध है। तो भैया भाषा का अर्जन किस तरह से संबद्ध है? तो यहाँ पर देखें हम ऑप्शन बी में कहा गया है भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिग्रहणम, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि भाषा परिवेश निर्माण से सहज भाषा का अधिग्रहण करना। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भाषा अर्जन होता है वो कैसे होता है? सहज रूप से होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए संस्कृत पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी एक ही बात है, बस यहाँ पर इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर संस्कृत में और वहाँ पर हिंदी में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। संस्कृत शिक्षणम इति पदे कहा समासः, अर्थात संस्कृत शिक्षण इस पद में कौन सा समास है? क्या है? संस्कृत शिक्षण। तो भैया इसमें कौन सा समास हो जाएगा? देखिए हम सभी ने पढ़ा है, देखिए इसका ये संस्कृत शिक्षण का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संस्कृत का शिक्षण, अर्थात यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षणाय किम आवश्यकम, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक है। बताएं आप लोग संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अनुवाद कार्यम, अनुवाद का कार्य नहीं। शब्दार्थ लेखन, शब्दों को लिखना नहीं। नियमों को स्मरण करना। तो संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है? संभाषण, अर्थात संभाषण क्या है? संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। चाहे भाई संस्कृत शिक्षण हो चाहे हिंदी शिक्षण हो, दोनों के लिए क्या है? संभाषण आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिक संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ किसी संस्कृत कक्षा में अधिकाधिक संस्कृत के प्रयोग से लाभ होता है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत के प्रयोग से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है भैया इससे? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम भवति ही, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ सहज संस्कृत प्राप्त करने हेतु संस्कृत परिवेश का निर्माण होता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? यदि किसी कक्षा में संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या है? सहज संस्कृत प्राप्त करने के लिए संस्कृत परिवेश का निर्माण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। चलिए क्या कहा गया भैया यहाँ पर कहा गया है अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः अस्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अधिकृत श्रवण, इससे क्या अभिप्राय है? क्या है? अधिकृत श्रवण, इससे क्या अभिप्राय है? बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों अधिकृत श्रवण से अभिप्राय होता है विशिष्ट सूचना प्राप्तम अवधान पूर्वक श्रवणम, अर्थात विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी सावधानी से श्रवण करना या बड़ी सावधानी से सुनना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है विहंगम दृष्टया पठनेन अभिप्रायः अस्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विहंग दृष्टि से पढ़ने का अभिप्राय है। बताना है विहंग दृष्टि पठने से मतलब पढ़ने से क्या अभिप्राय है? तो भैया विहंग दृष्टि
से पढ़ने से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? विशिष्टम अर्थम अथवा सूचना प्राप्तुम संपूर्ण पाठ वस्तुनः गंभीरतया पठनम। अर्थात विशिष्ट अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पाठ वस्तु को गंभीरता से पढ़ना, ये होता है विहंग दृष्टि पढ़ने से अभिप्राय। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ सृजनात्मक पठन का उदाहरण है, बताएं आप लोग कौन सा होगा? भैया सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है? कोई नवीन विचार या कोई नया चिंतन, है ना? तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? भिन्न दृष्टि कोणेन नाटकीकरणम भूमिका निर्वहणम पुनर्लेखनम चा। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों भिन्न दृष्टिकोण से नाटकीकरण की भूमिका का निर्वहन करना और पुनः लिखना। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोई वो छात्र है वो क्या करेगा? कोई नया चिंतन और नया नवीन विचार से संबद्ध है, क्योंकि उसको क्या करेगा? वो पुनः लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, बताएं आप लोग क्या होता है सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत? तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? छात्राणाम मूल्यांकन आकलन नियमित रूपेण क्रियते। अर्थात यहाँ पर इसका क्या अर्थ हो जाएगा? छात्रों का मूल्यांकन और आकलन नियमित रूप से किया जाता है। क्या होता है? सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन और आकलन नियमित रूप से किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 कहा गया है यदा छात्रः कालस्य अवधारणाम् आगन्तुं समर्थः न भवन्ति तदा उपचारात्मक कार्यम किम भविष्यति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ जब छात्र काल की अवधारणा को जानने में समर्थ नहीं होते हैं तब उपचारात्मक कार्य क्या करना चाहिए। देखिए काल की अवधारणा से मतलब क्या है? जो काल होते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान, इस तरह के जो काल होते हैं ना, संस्कृत में लकार होते हैं ना, लट लकार, लट लकार, लोट लकार। तो यदि छात्र उनको नहीं जानता है तो शिक्षक क्या करेगा? उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन डी में कहा गया है लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम। अर्थात इसका अर्थ हुआ लकार के अनुसार रूपों का बार बार स्मरण किया जाना चाहिए या स्मरण कराया जाना चाहिए छात्रों को, जिससे छात्र लकार को समझ सके कि लकार के कौन कौन से रूप होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है सारांश लेखितुम आवश्यके देव कौशले स्तः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ सारांश लेखन के लिए आवश्यक 2 कौशल हैं। देखिए यदि आप किसी का सारांश लिखते हैं, आपको कोई हमने गद्यांश दे दिया, हमने कहा भैया इसका सारांश लिखो, तो इसके लिए 2 कौशल आवश्यक कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम। अर्थात इसका अर्थ हुआ मुख्य और सामान्य बिंदुओं का संज्ञान। क्या है? मुख्य और सामान्य बिंदुओं का संज्ञान। ये आवश्यक 2 कौशल होते हैं सारांश लिखने के लिए। तो साथियों इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए पारस फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।